बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बूस्टर एकेडमी। दिस इज़ निसार अहमद। आज की वीडियो में हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने कलीग्स में, अपने सर्कल में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। जी, तो सबसे पहले हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को स्टार्ट करते हैं। जी, अ विंडो फॉर लेसन प्लानिंग। ये तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम आज के लेसन्स के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। जी, एट द एंड ऑफ द सेशन पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू डिफाइन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, एक्सप्लेन द थ्री डोमेन्स ऑफ टैक्सोनॉमी, यूज कॉग्निटिव डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन डेवलपिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर लेसन प्लान्स। ये तीन ऑब्जेक्टिव्स लेकर आज का हमने सेशन स्टार्ट किया हुआ है। जी, इंशाल्लाह आप इस सेशन के एंड तक ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू ब्लूम टैक्सोनॉमी। जी, अगर टैक्सोनॉमी की बात की जाए तो टैक्सोनॉमी ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दो अल्फाज से निकला जी, टेक्सास एंड नोमस। अगर टेक्सास की देखें तो अरेंजमेंट मीनिंग होती है, नोमस का मतलब होता है साइंस। यानी टैक्सोनॉमी मीन्स अ सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग और कैटेगराइजिंग थिंग्स होता है। यानी टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन जो है ना, ये सिनोनिम्स हैं अगर एक हिसाब से देखा जाए तो। जी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, तो APA, ये तो सबने सुना होगा, बहुत मशहूर है। APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन असाइन अ टास्क टू वर्क ऑन हाउ स्टूडेंट लर्न्स। उन्होंने एक टास्क असाइन किया बेंजामिन ब्लूम्स और उसकी कमेटी को कि आप काम करें कि बच्चा सीखता कैसे है, स्टूडेंट्स लर्न कैसे करते हैं। तो बेंजामिन ब्लूम्स ने डिनाइड किया, उन्होंने कहा कि भाई ऑलरेडी डन वर्क बाय डेवी, पावलोव, थॉर्नडाइक, बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज आपकी साइकोलॉजी के अंदर दी हुई हैं। आपकी डेवी ने कहा जी लर्निंग बाय डूइंग है, पावलोव की और BF स्किनर की क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरीज आ गई, थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर आ गई। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स ने इसके ऊपर बात की। तो उन्होंने ये कहकर डिनाई कर दिया भाई कैसे बच्चा सीखता है, इसके ऊपर बहुत काम हो चुका। मैं ज़रा नए डायमेंशन में जाकर काम करना चाहता हूँ। ये है कि बच्चे को हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि बच्चा पहले क्या सीखता है, उसके बाद क्या सीखता है, उसके बाद क्या सीखता है, एंड स्टेप बाय स्टेप बच्चा सीखता कैसे है। इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जिसकी बदौलत हम बच्चे की जो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है उसको एक्सप्लोर करने में कामयाब हो जाएंगे। जी, मेरे ये लेफ़्ट साइड पे जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये बेंजामिन ब्लूम्स की है। जी, ये 1913 में पैदा हो गए थे और 1999 में ये वफ़ात पा गए हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। जी, बेंजामिन ब्लूम्स बेंजामिन ब्लूम्स की जो कमेटी थी या कलीग थे, उन्होंने जो काम किया है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। बेंजामिन ब्लूम्स ने 1956 के अंदर 3 डोमेन्स, यानी बेंजामिन ब्लूम्स जब मैं कहता हूँ तो मीन्स ये है कि लीड बेंजामिन ब्लूम कर रहे थे इस कमेटी को, लेकिन उसमें बहुत सारे मेंबर्स थे। ठीक है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया लर्निंग के 3 डोमेन्स को, 3 डोमेन्स को आइडेंटिफाई किया कि लर्निंग 3 डोमेन्स में होती है। जी, कौन कौन से थे वो डोमेन्स? आपका सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन था, साइकोमोटर डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है। इनको 3H भी कहा जाता है। अगर आप अक्सर MCQs में देखें 3H तो कंफ्यूज ना हो, इससे मतलब हेड, हैंड एंड हर्ड होता है, क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन आपका रिलेटेड होता है हेड से, इंटेलेक्चुअल स्किल से रिलेटेड होता है, जबकि आपका साइकोमोटर डोमेन आपके प्रैक्टिकल स्किल्स यानी आपके हैंड से रिलेटेड होता है, जबकि आपका अफेक्टिव डोमेन बिहेवियरल स्किल्स या एटीट्यूड से रिलेटेड होता है, जो आपकी हर्ट से रिलेटेड हैं। अब ज़रा इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जी, मैंने साइकोमोटर डोमेन, हालांकि यूजुअली जब लोग समझा रहे होते हैं उसको साइकोमोटर डोमेन को लास्ट में समझा रहे होते हैं, क्योंकि इनकी सीक्वेंसिंग भी इस तरह है। क्योंकि 1956 में कॉग्निटिव डोमेन दिया गया, 1964 के अंदर 8 साल के गैप के बाद 64 में आपके अफेक्टिव डोमेन को दिया गया, और लास्ट में 8 साल मज़ीद गैप लगा दें 64 से 1964, तो 1972 में आपके साइकोमोटर डोमेन को जो है ना दिया गया था सैमसन ने। तो मैं सबसे पहले साइकोमोटर डोमेन पे डिस्कस कर रहा हूँ। जी, वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी कॉग्निटिव डोमेन को बिल्कुल डिटेल में जाके डिस्कस करना है।
साइकोमोटर डोमेन की अगर हम बात करें तो साइकोमोटर डोमेन जो है ना, ये सैमसन ने 1972 में दिया था। इन्होंने जो साइकोमोटर डोमेन होता है वो आपके फिज़िकल मूवमेंट से रिलेटेड होता है। जो कोऑर्डिनेशन होती है आपके माइंड एंड हैंड की कोऑर्डिनेशन से, जो स्किल्स एक्वायर करता है बंदा, ठीक है, उनसे रिलेटेड होता है। इसके अंदर आपके डेवलपमेंट ऑफ दिस स्किल्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस होती है एंड मेजर्स टर्म्स स्पीड, प्रिसिशन, डिस्टेंस, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स इन एक्सिक्यूशन होता है। दस आपके साइकोमोटर स्किल्स जो रेंज करती हैं वो मैनुअल टास्क से लेकर डिगिंग या डिच या वॉशिंग अ कार या मोर कम्प्लेक्स टास्क, मतलब सिंपल टू कम्प्लेक्स ये डिफर कर रहे होते हैं। सच एज ऑपरेटिंग अ कम्प्लेक्स पीस ऑफ मशीन वगैरह, ठीक है। ये यानी आपकी स्किल से रिलेटेड है। भाई स्किल्स एक्वायर कैसे होगी, बज़ाबिता इन्होंने स्टेप दिए हैं। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि इसमें हम डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो के अंदर हम साइकोमोटर डोमेन को ज़रा डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करें। तो यहाँ पर जस्ट इतना बता दें, इतना याद रखें कि साइकोमोटर डोमेन जो होता है आपके स्किल से रिलेटेड होता है। स्किल्स बंदा कैसे एक्वायर करता है भाई, जब आपके माइंड और आपके जो फिज़िकल हैंड वगैरह है, इनकी कोऑर्डिनेशन से कोई भी हुनर आप सीखते हैं तो वो रिलेटेड होता है आपके साइकोमोटर डोमेन से, यानी स्किल रिलेटेड है आपके साइकोमोटर डोमेन से। भाई इतना याद रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं जी इफेक्टिव डोमेन की हम बात करते हैं। इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव डोमेन जो है ना आपकी टोटली बिहेवियर से रिलेटेड है। आपके अखलाकियात इसमें आ जाती है, इसमें शऊर आ जाता है, इसमें आपके इंटरेस्ट आ जाता है, टेंशन आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, ठीक है। ये सारे एरियाज़ यानी आपके अखलाकियात से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो आपके इफेक्टिव डोमेन के अंदर आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जी कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन्स इन्वॉल्व्स नॉलेज डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड एबिलिटीज, इंक्लूड्स द रिकॉल और रिकग्निशन ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग टू हाई ऑर्डर थिंकिंग। जी ये 3 डोमेन्स थे जी। सबसे पहले अभी हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की। बच्चा जब आप टीचर जब क्लास में बच्चे को पढ़ा रहा होता है तो उस वक़्त वो बच्चे के दिमाग में इंफॉर्मेशन को फीड कर रहा होता है। स्पेसिफिक फैक्ट्स हो गए, रिकॉलिंग हो गई, ठीक है। ये आपके लोअर ऑर्डर से हाई ऑर्डर तक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव लेवल को, ठीक है। ये सारी यानी नॉलेज से रिलेटेड जो डोमेन है उसको कॉग्निटिव डोमेन कहा जाता है। अब दूसरा डोमेन इसका है जी इफेक्टिव, ये टोटली अखलाकियात से रिलेटेड है। और तीसरा आपका स्किल से रिलेटेड है, यानी आप जब क्लासरूम के अंदर एज अ टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चा एट अ टाइम 3 डोमेन्स में लर्निंग कर रहा होता है। अगर आपको बेहतरीन लेसन प्लानिंग करनी आए तो सबसे पहले बच्चा इंफॉर्मेशन गैदर करेगा जो कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है। दूसरा बच्चा अखलाकी तौर पर साउंड होगा, वो आपके अखलाकियात से रिलेटेड है। तीसरा बच्चा स्किल सीखेगा, ये आपके साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड है। अब डिपेंड करता है कि टीचर कितना एक्सपर्ट है। अगर आपका टीचर एक्सपर्ट होगा तो ऑब्वियसली वो इन तीनों डोमेन्स को सामने रखते हुए अपने लेसन प्लान्स को फॉर्मुलेट करेगा और उसी हिसाब से बच्चे के अंदर लर्निंग आएगी। जी ज़रा हम कॉग्निटिव डोमेन को डिटेल में डिस्कस करते हैं जी। कॉग्निटिव डोमेन की अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव डोमेन के हैं जी 6 लेवल्स। कितने हैं जी? 6 लेवल्स हैं। सबसे पहले वाली जो लेवल है उसको नॉलेज कहते हैं। दिस इज़ बेसिक लेवल ऑफ लर्निंग, ओके। इसमें नॉलेज लेवल पे आप बिल्कुल रिकॉलिंग करवा रहे होते हो बेसिक जो इंफॉर्मेशन जो मेमोराइज़ की गई है उन चीज़ों को, ठीक है। एक बात यहाँ पे मुझे याद आ रही है, हमारे बहुत सारे लोग ना मेमोराइजेशन को बुरा मानते हैं। भाई मेमोराइजेशन बुरी चीज़ नहीं है। ये आपके बेंजामिन ब्लूम्स और उनके साथियों के नज़दीक ये बिल्कुल आपकी प्राइमरी लेवल है। बगैर नॉलेज के आप कंप्रीहेंड नहीं कर सकते हैं। आपको चीज़ें मेमोराइज भी करवानी होंगी बेसिक लेवल पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसी बेसिक लेवल पे अटक जाएं। आपको आगे भी बढ़ना चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि व्हाट इज़ पैराग्राफ राइटिंग, अगर बच्चे को ये बताते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग क्या है तो आप बेसिकली नॉलेज दे रहे होते हैं बच्चे को। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब दूसरे लेवल पे आते हैं जी कंप्रीहेंशन।
हाँ, अब दूसरा स्टेज इनके मुताबिक है जी कंप्रहेंशन, जिसमें लर्न प्रोसेसेस ऑफ द कंसेप्ट्स, आइडियाज़ एंड थिंग्स। यहाँ पर आप प्रोसेसेस समझा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर अगर आपने बताया पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, तो दूसरे आपके कंप्रहेंशन में बता रहे होते हो भाई कि पैराग्राफ डेवलप कैसे होता है। मिसाल के तौर पर इसमें टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, बॉडी कैसे लिखनी होती है, इंट्रोडक्शन कैसे देना होता है, बॉडी कैसे लिखनी होती है, कंक्लूजन कितना होना चाहिए, कैसे लिखा जाता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप उनको डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो प्रोसेस समझा रहे होते हैं, जिससे मिलके एक पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ बन जाता है। तीसरे नंबर पे आप लर्न करवा रहे होते हैं तीसरी लेवल पे। बेंजामिन ब्लूम्स की जो कॉग्निटिव लेवल हैं, उनके तीसरे लेवल पे आपके एप्लीकेशन हैं, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यू कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आप पहले नॉलेज दे देते हैं, फिर उसको समझा देते हैं, कंप्रीहेंड करवा देते हैं। अब कंप्रीहेंड करवाने के बाद तीसरा जो प्रोसेस होता है एप्लीकेशन का होता है। वो जो पहले एक्वायर की हुई इंफॉर्मेशन है, उसको बच्चा अब न्यू सिचुएशंस के अंदर, न्यू कॉन्टैक्ट्स के अंदर उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करने की कोशिश करेगा। इसको ज़रा बहुत ही सिंपली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक फार्मूला है मैथमेटिक्स का, उसको रट्टा मार के मेमोराइज़ करवा रहे होते हैं, वो आपकी नॉलेज लेवल हो जाती है। अब उस फार्मूले को ज़रा हल करके समझा रहे होते हो, तो वो कंप्रीहेंड लेवल पर आ जाता है। अब उसी फार्मूले के इस्तेमाल से बच्चे जब न्यू न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता है, तो ये आपकी नॉलेज की एप्लीकेशन हो गई। ठीक हो गया जी। तो ये जो बेसिक शुरू के 3 लेवल्स होती हैं, इन 3 लेवल्स को लॉट कहा जाता है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। यानी बेंजामिन ब्लूम्स की कॉग्निटिव डोमेन के अंदर शुरू के जो 3 लेवल्स आते हैं, इनको क्या कहा जाता है जी, लॉट्स कहा जाता है, यानी LOT। लॉट्स मतलब लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती हैं। अब ज़रा बढ़ते हैं जी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की तरफ, यानी HOTS, हॉट्स। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में सबसे पहले आपका एनालिसिस आ जाता है। अब एनालिसिस के अंदर टीचर क्या करता है, टीच कंसेप्ट A and B सेपरेटली। इसका मतलब ये है कि यहाँ हम डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ को बच्चे को समझा रहे होते हैं। लेट सपोज आपने एक पैराग्राफ पहले बच्चे को बताया कि लिखते कैसे हैं, फिर समझाया कि इसके हिस्से कैसे होते हैं, फिर आपने बताया जी कि नए पैराग्राफ लिखने हैं, हाँ एप्लीकेशन करवा दी। अब तीसरे चौथे लेवल पर आकर एनालिसिस जब करवाओगे ना, तो आप कहेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एंड एक्सपोजिटरी पैराग्राफ, यानी डिफरेंट टाइप्स के पैराग्राफ के दरमियान फ़र्क करने को, यानी आप एनालिसिस कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं जी, इनको सेपरेटली समझा रहे हैं चीज़ों को। जब इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको कहते हैं एनालिसिस। ये आपकी चौथी लेवल है बेंजामिन ब्लूम्स की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के हिसाब से। अब हम 5वें नंबर पे अगर चले जाएं, तो भाई सिंथेसिस है। सिंथेसिस कहते हैं मेक समथिंग यूजिंग न्यू द गिवन पार्ट्स, यानी कुछ नया बनाने को कहते हैं जी सिंथेसिस। ठीक है, मेकिंग समथिंग न्यू विद गिवन इंफॉर्मेशन, दी गई इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके आप नए पार्ट्स बनाते हैं। यहाँ पर आप जो है ना पार्ट्स को जोड़ जोड़ के नया कुछ बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, इसकी एग्जांपल मैं ज़रा दे दूं सिंपली। ठीक है, आप जब एसेस लिखते हैं तो आपको आउटलाइंस दिए हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका एग्जामिनर आपसे सिंथेसिस करवा रहा है। ठीक है, इस सिंथेसिस के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं जी, कि उसी आउटलाइन को मद्देनज़र रखते हुए आप उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को कंप्लीट कर रहे होते हैं जी। सिंथेसिस के बाद आपका आ जाता है एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन मींस वैल्यू जजमेंट। इसके अंदर बच्चे के अंदर जो है ना जजमेंट की एबिलिटी को इन्हेंस करने की कोशिश की जाती है, उनके अंदर वैल्यू जजमेंट देने की। देखें, आप बड़े बड़े आप एजुकेशनिस्ट को देखेंगे, बड़े बड़े आपके पढ़े लिखे अफलातून को देखेंगे जी, वो माशरे में बड़े पढ़े लिखे तो लगते हैं। जब भी उनको थोड़ी बहुत सिचुएशंस आती हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इस तरह की कोई स्किल्स नज़र नहीं आ रही होती। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर उनको वैल्यूएशन करवाना, ठीक है ना, वो सिखाया ही नहीं जाता। यही वजह है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है ना नाकाम होते हैं। एवैल्यूएशन की अगर हम बात करें जी, तो आपके जो लर्न स्टैंडर्ड्स हैं या सेट स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अगेंस्ट बच्चे को चीज़ों को एवेलुएट करवाना सिखाया जाता है। लेट्स सपोज आप एक बच्चे को प्रोवाइड करते हैं
पैराग्राफ और आप कहते हैं कि उसको एवेलुएट करें, तो आप वो बच्चा किस चीज़ पे एवेलुएट करेगा भाई? उसको पहले ही दिया हुआ होगा, क्या दिया हुआ होगा? स्टैंडर्ड्स दिए हुए होंगे कि आपने थीसिस स्टेटमेंट ऐसे लिखना, आपने टॉपिक सेंटेंस ऐसे लिखना, आपने इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना, आपने बॉडी इतनी ऐसे लिखनी और कंक्लूजन ऐसे लिखना। बज़ाबिता उनके रूब्रिक्स बना के उनको नंबर असाइन किया जाएगा और उसी क्राइटेरिया के बेस पे आपका जो स्टूडेंट है वो एवेल्युएट करेगा। अब ये प्रैक्टिस बार बार होती रहेगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टूडेंट्स के अंदर चीज़ों के बारे में एवेल्युएट करने की जो हिस्स है वो डेवलप्ड हो जाएगी। जी यहाँ ज़रा देखते हैं, इसी की समझो ये कंक्लूजन है, ठीक है। बेंजामिन ब्लूम्स ने आपके दिए 1956 में ये 6 लेवल्स दिए जी, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने नॉलेज कहा। नॉलेज किसके हिसाब से? मैंने कहा था ना, मेमोराइज करने वाले फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो यानी उनको हम रिकॉल करते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? दूसरे नंबर पर अगर बात करें लेवल्स में, तो कंप्रिहेंशन है। कंप्रिहेंशन मींस अंडरस्टैंडिंग। किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग? जो आपको समझाया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग। अब तीसरे नंबर पे ये यूजिंग नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस। न्यू सिचुएशंस में वो जो रिकॉल करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, वो वाली नॉलेज आपको क्या करेगा जी? अप्लाई करेगा। अब एनालिसिस में ब्रेक डाउन करेगा उसको, ठीक है, क्रिटिकली थिंकिंग करेगा, और सिंथेसिस में उनको पुटिंग टुगेदर क्रिएटिव थिंकिंग करेगा। उन ब्रेक डाउन किए हुए आइडियाज़ को क्या करेगा जी? टुगेदर करके वो पुटिंग टुगेदर करके क्या करेगा जी? एक नई चीज़ क्रिएट करेगा। अगर सिंथेसिस की एन एग्जांपल ले लें तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमें थीसिस करवाया जाता है, तो वो थीसिस एक बेहतरीन एग्जांपल हो सकती है आपके सिंथेसिस के लिए। एंड एवेल्युएशन की बात की जाए तो वैल्यू जजमेंट होता है भाई, ठीक है। ये जजमेंट किसके बेस पे होता है? सेट क्राइटेरियाज के। प्री रिक्विजिट जो क्राइटेरियाज बनाए जाते हैं, पहले से डिटरमाइन होते हैं, उनके ऊपर जजमेंट करवाना सिखा दिया जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ जी, कि बेंजामिन ब्लूम ये कहता है कि बच्चे को सबसे पहले आपने नॉलेज देनी है। जब आप नॉलेज देंगे, दूसरे लेवल पर आप उनको कंप्रिहेंड करवाएंगे। कंप्रिहेंड जब करवाओगे तो वो एप्लीकेशन उनको सिखानी है। जब एप्लीकेशन उनको आए, एनालिसिस के बाद सिंथेसिस के बाद उनको एवेल्युएट करना भी सिखाएं। ये जो स्टेप्स हैं स्टेप बाय स्टेप होंगे। नॉलेज, कंप्रिहेंड, एप्लीकेशन। बात समझ आ रही? ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नॉलेज दे दिया और बच्चे को डायरेक्ट एवेल्युएट करने को कहो तो वो बच्चा कर पाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको ये स्टेप्स पहले एक को करवाना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। यूं बच्चे की लर्निंग होती है। तो यूं हमें एक बेहतरीन क्या कहते हैं जी, पढ़ाने का तरीक़ेकार भी हमें मिलता है बेंजामिन ब्लूम्स के इस कॉग्निटिव डोमेन के जो लेवल्स हैं उससे। तो हमारे टीचर्स हजरात के जो लेसन प्लान्स होते हैं उनमें आप कम से कम प्रैक्टिकली लेसन प्लान नहीं बनाते हैं, तो दिमाग में इतनी चीज़ ज़रूर रखें कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से होने चाहिए और कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से होने चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉप होने का सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे मेजॉरिटी जो आपके टीचर्स हमारे हैं वो आपके लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को ही फोकस करते हैं जब वो क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे होते हैं। तो इन्हीं वजूहात की वजह से हम आजकल एजुकेशन के निज़ाम में जी पीछे हैं। अब ज़रा एग्जांपल्स दे दें ऑब्जेक्टिव्स आप कैसे बनाओगे कोग्निटिव डोमेन के, क्योंकि मैं आगे जाकर आपको एक टास्क भी देने जा रहा हूं जी, तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल आप एक ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं रिमेंबरिंग या शुरू वाले नॉलेज वाले लेवल से, ठीक है। तो डिफाइन एनर्जी इन 2 सेंटेंस कहेंगे, उनको डिफाइन करने को कहेंगे, एक्सप्लेन क्या कहते हैं, रिकॉल करने को कहेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ के साथ सवाल करेंगे, इस तरह के, ये रिमेंबरिंग से आ जाएगा। फिर एक्सप्लेन द 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी इन देयर ओन वर्ड्स। जब आप एक्सप्लेन करने को कहेंगे तो आप प्रोसेसेस को समझाने की बात कर रहे होते हैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हो गया। तीसरा आपका जो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनर्जी यूज इन गिवन एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं जी। तीसरे नंबर पर आप चौथे नंबर पर आप कंपेयर द गिवन एग्जांपल बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एनर्जी यूज इन इट। जब आप कंपैरिजन का कह रहे हैं या डिफरेंसेस का कह रहे हैं, सिमिलरिटीज़ का कह रहे हैं, तो
उस केस में आप बच्चे को एनालिसिस करने को कह रहे होते हैं। और लास्ट जो आपका नहीं सॉरी एवेलुएटिंग जो आपका है पांचवा स्टेज लेवल सॉरी इस लेवल उसमें चूज़ द इफेक्टिव मेथड फ्रॉम द गिवन मेथड। ठीक है, अब देखें बहुत सारे मेथड दिए, उनमें से आपने इफेक्टिव वन को चूज़ करना है, तो वो कुछ क्राइटेरियाज होंगे उसके बिहाफ पे वो सिलेक्ट करेगा। फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ ला कन्वर्स क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सॉरी, तो ये एवेलुएटिंग हो गया। फिर आप जब उसको डिज़ाइन करने को कहते हैं, कोई नई चीज़ कंस्ट्रक्ट करने को कहते हैं, क्रिएट करने को कहते हैं, ये लास्ट स्टेज है। अच्छा, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना जी, ये रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग जो चीज़ें यहाँ पर बयान की गई हैं, ये असल में ये आपके रिवाइज वर्जन है। लॉरेन एंडरसन जो कि बेंजामिन ब्लूम्स का ही स्टूडेंट हुआ करता था, इन्होंने सन 2001 बाद में 2001 आता है, बाद में सन 2000 के अंदर इन्होंने रिवाइज किया है, तो उसी का वर्जन है। इंशाल्लाह जब मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँगा इस कॉग्निटिव के ऊपर सॉरी ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर तीनों डोमेन को फोकस करके, तो वहाँ मैं बताऊँगा कि इसके रिवीजन कौन कौन से हो गए, रिवाइज वर्जन कौन कौन से आए हैं, 2001 में आया है, 2007 में आया है। ठीक है, उन तमाम को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जी। अब आपको दे रहे हैं जी असाइनमेंट। आपने क्या करना है जी कि आप इसको अगर समझना चाहते हैं तो इस असाइनमेंट को ज़रूर करें जी। असाइनमेंट क्या है देखें, सिलेक्ट करें कोई भी टॉपिक ग्रेड 1 से 9 तक। ठीक है, क्लास 1 से 9 कोई भी टॉपिक आप सिलेक्ट करें, या आप ग्रेड से ना करते हैं तो अपने पसंद का कोई भी टॉपिक आप सिलेक्ट करें। फिर आपने क्या करना है जी, 3 ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करने हैं, डिफरेंट लेवल के होने चाहिए कॉग्निटिव डोमेन के, जैसे कि मैंने ऊपर आपको करके दिखाया है। ये वाले देखें, ये रिमेंबरिंग लेवल का, ये अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग। तो आपने क्या करना है जी, 3 लेवल्स आपने उठाने हैं और उन लेवल्स को मेंशन भी करने हैं। बात समझ आ रही है? ये करने का फ़ायदा आपको ये होगा, कि आप कितने समझे हैं आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझे आप दोबारा कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, ठीक हो गया। हम सिंपली इन चीज़ों को दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, और जो भी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में फेंक दें, इंशाल्लाह हम उस पर आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे जी। अब आपके टेस्ट का टाइम हुआ चाहता है बच्चे, आपने करना है थिंक एंड रिस्पॉन्ड। इसको ज़रा पढ़ें, इसको पढ़ने के बाद आपने सोचना है और बताना है कि ये कौन से लेवल का है। देखिए, मिस अलीना वांट्स हर स्टूडेंट टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट। आप बता सकते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट कहाँ कहा था, किस लेवल पे होती है, मैंने बताया है आपको। देखिए, आपकी एपीएससी जो है ना ऐसे ही क्वेश्चंस करती है। ये जो की टर्म्स होता है उनको एक्शन वर्ब की जो एक्शन वर्ब्स की एक वर्ड लिस्ट होती है, या आप कहीं भी गूगल से सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा, या मैं आपको इसके लिंक में इसको दे दूंगा। ठीक है, अटैच कर दूंगा पीडीएफ में, तो वो आपको जिसको भी ज़रूरत है आप मुझे मैसेज कर दें, मैं इसको पहुंचा दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीएससी अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से जी। दूसरा क्वेश्चन देखें जी, मिस्टर अजहर आस्क्ड द स्टूडेंट टू क्लासिफाई द आइटम्स इन डायग्राम। अब देखें, यहाँ क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है भाई, क्लासिफिकेशन कहाँ किस लेवल पर होता है आपको समझ आ जानी चाहिए, किस किस की लिविंग एंड नॉन लिविंग की कर रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, आगे देखते हैं जी। अगर जल्दी मैंने इनको आगे पीछे कर लिया है तो आप स्टॉप करके भी इसको पढ़ सकते हैं। थिंक एंड रिस्पॉन्ड में तीसरा आपका आ जाता है जी, स्टूडेंट मिस्टर रिजवाना क्लास हैव बीन आस्क्ड रीड रिसर्च आर्टिकल एंड समराइज। ठीक है, रीड करेगा और वो समराइज करेगा अपने ओन अल्फाज के अंदर। तो आप बताएं कौन सी लेवल होगी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। ठीक है, बहुत अच्छा ये आपको मवाद मिल रहा है जी। ऐसे ही 100% मैंने, क्योंकि एपीएससी में बहुत सारे टेस्ट इसी साल दिए हैं, तो मुझे अंदाज़ा है, मुझे पता है, ऐसे ही आपकी एपीएससी टेस्ट जो है ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चंस पूछती है। अगर आपको ये समझ आ गया तो समझिए आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बिल्कुल समझ आ गया जी। नेक्स्ट है, मिस्टर हसीना हैज़ आस्क्ड स्टूडेंट टू लिस्ट every possible way to answer math word problems on board. चूज़ द बेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये एक बात यहाँ पे याद रखिएगा
जब कभी भी दो आपकी लेवल साथ आ जाती हैं तो आप हायर जो लेवल है उसको टिक करेंगे, लोअर को आपने निगलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल दो एक्शन वर्ड्स आपके इस्तेमाल होते हैं जी क्वेश्चन में, एक आपका नॉलेज लेवल से, दूसरा आपका एप्लीकेशन से, तीसरा आपका क्रिएटिंग से है। तो आपने जो क्रिएटिंग वाला ऑप्शन है ना उस पर टिक कर देना जब आपके दो एक्शन वर्ड्स जो हैं वो मिला के आते हैं। तो थैंक यू जी। आज के सेशन थोड़ा लंबा भी हो गया, मैंने कोशिश की थी शॉर्ट मैं ये चीज़ें बयान कर दूं क्योंकि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत ही वास्ट एरिया है। हालांकि मैंने कॉग्निटिव डोमेन पे ही फोकस किया, अभी साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन को मैंने बिल्कुल ही निगलेक्ट कर लिया है। इस पर अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बावजूद ये बहुत थोड़ा लंबा हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में फेंक दें, इंशाल्लाह हम उन क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट पे फिर रिक्वेस्ट करूंगा जी, जिन्होंने जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका भी भला हो और हमारा भी भला हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।